अब हम आगे इस चैप्टर में पदार्थ की अवस्था के हर टॉपिक का हम गहन स्टडी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पर, द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इसमें कौन कौन से और बातें हैं जिसे परीक्षा के दृष्टि से, वैसे एनसीईआरटी कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ के जो बुक हैं वो एनसीईआरटी लेवल के बुक हो चुके हैं, तो हर टॉपिक को हमें गहन स्टडी करना होगा। क्या पता कि इस टॉपिक से 2 नंबर का प्रश्न बना के दे दे, तो उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे यह टॉपिक बहुत ही कमजोर दिख रहा है, तो अधिकतर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि इस टॉपिक को हम नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं और प्रश्न बन करके आ जाता है। तो जो लिक्विड स्टेट है, यानी द्रव यानी बहने वाला पदार्थ में अणु जो होता है गैस की तुलना में पास पास होते हैं। अगर हम गैस में देखें तो अणु जो होता है, ये अणु है वो दूर दूर होगा, इसकी जो दूरी होगा वो दूर दूर होगा। लेकिन लिक्विड में अगर देखें तो लिक्विड में जो अणु होते हैं वो गैस की तुलना में ज्यादा दूर ना हो करके पास पास होते हैं। तो ये अंतर है गैस और बहने वाले पदार्थ यानी द्रव में। उनके बीच परस्पर आकर्षण बल भी काम करता है। अणु ये है, इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता, तो ये बल के कारण ही अणु पास आते हैं। इसे नगण्य नहीं मान सकते हम। नगण्य का मतलब होगा कि अनंत नहीं हो सकता और बिल्कुल जीरो भी नहीं हो सकता। अगर अणु है, ये अणु है और ये अणु है, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो पूर्ण रूप से ना ही जीरो होगा और ना ही वो पूर्ण रूप से अधिक होगा, यानी अनंत होगा। अगर अनंत होता तो ये दोनों एक दूसरे से टोटल जुड़ जाते। अगर इन दोनों के बीच में जो बल है वो जीरो होता, जीरो बल लगता, तो ये आपस में एक दूसरे के नजदीक ही नहीं आते। तो ठोसों की तुलना में जो लिक्विड है उसमें अणु का स्थान निश्चित नहीं होता। जैसे हम देखते हैं अणु में जो ठोस होता है, एक ठोस पदार्थ है, इसमें अणु जो होता है निश्चित क्रम में होता है। लेकिन लिक्विड में अणु जो होता है वो अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसीलिए वो लिक्विड है और ये ठोस अवस्था में होता है। तो एक प्रकार से हम यही कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में अणु जो है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो, वह पदार्थ ठोस अवस्था होता है। और जिस पदार्थ में या जिस अवस्था में, पदार्थ की जिस अवस्था में अणु अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वह ठोस नहीं होता है। द्रव जो है न तो गैस के समान अव्यवस्थित होता है और ना ही ठोस के समान व्यवस्थित। कहने का मतलब है जो लिक्विड है हमारा, अगर ये गिलास में भरा है लिक्विड और ये बड़े पात्र में भरा है गैस और ये हमारा
ठोस, बर्फ का टुकड़ा। तो जो गिलास में भरा हुआ जल है, ये जल में अणु जो है गैस की तुलना में ज्यादा अव्यवस्थित नहीं होते हैं। मतलब गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत इधर उधर भटकते हैं। कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा पात्र के अंदर। लेकिन जल जो है यानी कि द्रव अवस्था, उसमें अणु जो है गैस की तुलना में कम अव्यवस्थित होते हैं। यानी अणु जो है इधर उधर गैस की तुलना में कम भटकते हैं। और ठोस में ऐसा है कि भटकते ही नहीं है, यानी इसमें अणु जो है एक जगह स्थिर रहते हैं और व्यवस्थित रहते हैं। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो मॉडल है, कण मॉडल, द्रवों की जो गतिज मॉडल होता है, उसके एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर हम ये जानते हैं कि द्रव जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसको हम अणु कहते हैं। और द्रव अणुओं के मध्य जो अंतर आणविक बल कार्य करता है, वो ही एक दूसरे को आकर्षित करता है। और जो अगला सिद्धांत है वो है कि गैसों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे के नजदीक होते हैं, जैसे कि बता चुका हूं अभी। और अंतर आणविक बल अधिक मजबूत नहीं होते, जिससे द्रव के अणु अनियमित गति करते हैं। मतलब अगर इस गिलास में जो भरा हुआ वाटर है, वाटर के जो अणु हैं, ये अणु हो गए, ये अणु में जो बल होता है जिसको कह रहे हैं अंतर आणविक बल, यानी दो अणुओं के बीच की दूरी, ये दोनों ही अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो मजबूत नहीं होता है, यानी स्ट्रांग नहीं होता है। इसीलिए ये स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए तो ये लोग क्या है, अनियमित गति करते रहते हैं। इसीलिए पानी बहता है, गति करता है इसीलिए बहता है। द्रव के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है, उसको हम इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां पर के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। इस द्रव में जो अणु है उसकी जो गतिज ऊर्जा होता है, मतलब गति करने के लिए जो ऊर्जा उसे या परिवर्तन होने के लिए जो ऊर्जा उसे लगता है या देना पड़ता है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका सूत्र यहां पर दिया गया है। हम अब ये देखेंगे जो लिक्विड है यानी द्रव, उसके कौन कौन से गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड यानी कि जो बहने वाले पदार्थ होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं, ये देखते हैं। पहला जो गुण है वो है घनत्व यानी डेंसिटी। द्रवों के जो अणु हैं गैसों के अणुओं की अपेक्षा अधिक पास पास होते हैं, ये बता चुका हूं, जिसके कारण द्रवों का घनत्व गैसों के घनत्व से अधिक होता है। अगर किसी जगह में लोग खड़े हुए हैं, बहुत से लोग हैं
तो कुल लोगों की संख्या जो है ये पूरे इलाके में कितनी है। जैसे हमारे पास अभी 4 ये लोग और 3 ये लोग यानी 7, यानी कि इतने से जगह में 7 लोग खड़े हैं। तो इतने जगह की ये जगह है, इसकी जो घनत्व होगा वो होगा 7 लोग। उसी प्रकार से अगर गिलास में भरा हुआ है वाटर, तो वाटर में करोड़ों जल के अणु हैं, तो वो करोड़ों जल के अणु इस गिलास के 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई ये होगा। तो उसको जब बना हुआ जो डिब्बा होगा वो 1 घन सेंटीमीटर होगा। उस 1 घन सेंटीमीटर में इस गिलास का 1 घन सेंटीमीटर इतना अगर मान लिया जाए, तो इतने से जगह में जितने जल के अणु होंगे, लिक्विड के अणु होंगे, उसको हम लोग उसका घनत्व यानी डेंसिटी कहेंगे। और जो गैस होता है ये तो लिक्विड में है। अगर इस पात्र में लिक्विड है और इस पात्र में गैस है, तो लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि अणु इसमें ज्यादा पास पास होते हैं, इसलिए बहुत कम स्थान में ज्यादा अणु पाए जाते हैं। लेकिन गैस में अणु दूर दूर होते हैं, इसलिए बहुत कम स्थान में बहुत कम अणु ही पाए जाते हैं। इसलिए गैस की डेंसिटी कम होगा और जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी अधिक होगा। तो ये डेंसिटी समझ गए। द्रव की जो डेंसिटी यानी घनत्व होती है वो अधिक होती है। अगला जो गुण है वो है कंप्रेसिबिलिटी, या इसी को हम संपीड्यता बोलते हैं हिंदी में। गैसों की तुलना में द्रव बहुत कम संपीड्य है। इसका कारण यह है, देखो कंप्रेस यानी कि दबाना। जैसे ये रिंग है, तो क्या करते हैं, अगर ऊपर से अगर हम दबाएंगे तो ये क्या होगा, नीचे दबेगा। तो दबाना, दबाने से नीचे बैठना, इसी को बोल रहे हैं संपीड्य, कंप्रेस। अब समझ गए ये संपीड्यता क्या होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये भरा हुआ है गिलास, इसमें पानी है, इसको हम लोग ऊपर से दबाएंगे। जैसे पंप में हवा भरते हैं तो हवा को दबाते हैं तो पंप से हवा निकलता है, उसी प्रकार से पिचकारी है। पिचकारी के अंदर क्या होता है, रंग भरा होता है। तो यहां से हम प्रेशर लगाते हैं, तो इस पूरे इलाके में जितने भी रंग होते हैं वो इधर प्रेशर जाने से यानी दबाव कंप्रेस करने से वाटर को छिद्र के जरिए फिर वो बाहर निकलना शुरू होता है। उसी प्रकार से ऐसे ही एक कार्क वाला हम यहाँ रख लेते हैं, ये इस प्रकार से। अब इसे हम दबाएंगे नीचे की ओर, तो उसको हम बोलते हैं संपीड्यता। यही बोला जा रहा है कि गैस की तुलना में द्रव बहुत कम संपीड्य है, मतलब द्रव को बहुत कम दबाया जा सकता है, गैस को ज्यादा दबाया जा सकता है। इसका कारण ये है कि जो लिक्विड होता है
उसमें हम जानते हैं लिक्विड यानी अणु जो होता है, द्रव के अणु, उसके मध्य का जो रिक्त स्थान होता है वो गैसों की तुलना में बहुत कम होता है। जैसे कि गैस में हम क्या देखते हैं, अणु जो होता है वो दूर दूर होता है, तो इसके बीच में बहुत अधिक स्थान खाली जगह बचता है, तो दबाते हैं तो अणु क्या है, इसके पास जाता है, यानी ये वाला हिस्सा दबना शुरू हो जाता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, अणु पास पास होता है तो बहुत कम जगह ही उसे मिलता है, तो दबने में कम समय लगता है। द्रव और गैसों की संपीड्यता की तुलना एक उदाहरण से हम कर सकते हैं। मान के चलो कि 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है हमारे पास। जल का एक सैंपल ले लेते हैं, इस पात्र में वाटर है और ये बर्नर से हम गर्म कर रहे हैं इसे, और ये जो रखा हुआ है ये एक स्टैंड में रखा हुआ है और नीचे से हम उसे गर्म कर रहे हैं। तो जायज है कि यहाँ से गैस निकलेगा, वाटर गर्म हो रहा है, गैस निकलेगा, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, ये हम ले रहे हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम ये जो जल लिए हैं इसका जो दाब ऊपर से लगा देते हैं। अब ढक्कन हम ढक देते हैं इसको। ढक्कन ढकने के बाद ये जो गैस है ऊपर हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम ये जो लिए हैं ऊपर का उसको हटा देते हैं। ये गैस है, अब ढक्कन लग चुका है। तो ढक्कन लग गया है तो प्रेशर लगेगा अब इसके ऊपर। इसका मतलब ये जो नीचे से जा रहा है ऊपर की ओर, ढक्कन में टकरा रहा है, तो ढक्कन पर जो है प्रेशर लगेगा, दबाव। वो दबाव है वायुमंडल का दबाव के 1 गुना है। इसको बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर का दबाव। वायुमंडल की तुलना में 1 गुना लग रहा है वो ढक्कन पर दबाव, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर दबाव। तो उसके आयतन में केवल 0.0045 इतना जो परसेंट है वो कमी आएगा। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि लिक्विड को हमने गर्म किया 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म किए, तो जो हमारा सैंपल था वाटर, उस पर जो दबाव लग रहा था वो 1 एटीएम था, 1 एटमॉस्फेयर था। तो इतना दबाव ऊपर से डालने से और इतना टेम्परेचर पर नीचे गर्म करने से इसके अंदर के जो अणु हैं, 2 अणुओं या 2 या 2 से अणुओं की जो बीच की दूरी, जो आयतन कहा जा रहा है इसको, इसमें केवल और केवल 0.0045% इतना कम परसेंट की कमी आएगा आयतन में। मतलब इनके अणुओं की जो बीच की दूरी है वो इतना परसेंट कम होगा दबाने से। तो समझ गई, ये है संपीड्यता। कहने का मतलब ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर यदि आदर्श गैस का दाब लेते हैं, आदर्श गैस को दबाते हैं 1 एटमॉस्फेयर पर, तो आयतन में 50% हो जाती है कमी, जो है 50%। अगर यही आदर्श गैस होता
तो जो आयतन में हमारा 0.00545% की कमी हो रहा था वो आदर्श गैस होता तो 50% की कमी होता, लेकिन ये आदर्श गैस नहीं है। आगे जो ये गुण होता है संपीड्यता में, अब तीसरा जो गुण देखते हैं वो है विसरण का, यानी डिफ्यूजन का। विसरण का जो मतलब होता है फैलना, जैसे कि यहां पर कुछ बन रहा है, इसका जो गैस है वो उड़ते उड़ते किसी व्यक्ति तक पहुंचा, तो ये जो गैस हवा में फैल रहा है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। द्रवों में भी विसरण होता है, सिर्फ गैसों में ही नहीं होता है, लेकिन गैसों की तुलना में द्रव में जो विसरण होगा वो कम होगा। द्रव अवस्था में अणु अपने समीपवर्ती अणुओं से कई बार टकराते हैं, जैसे ये नदी है, तो नदी में अगर एक जो पत्ता है, पेड़ का पत्ता, ठीक है, ये पेड़ अगर यहां से उगा हुआ है तो इसका एक पत्ता अगर यहां गिर जाए तो बहते बहते यहां जाएगा, तो एक पत्ता बहते हुए बह रहा है तो इसको बोल रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो वो विसरण है वो। लेकिन द्रव में जो अणु होता है, एक अणु अपने निकटवर्ती जो अणु है उससे कई बार जाके टकराएगा। गैसों के गतिशील अणुओं के लिए कम बाधा रहती है। जो गैस है, गैस में जो अणु होगा वो टकराने के लिए बाधा बहुत कम होती है, क्योंकि अणु दूर दूर होता है, इसलिए ये आसानी से जाके टकरा जाते हैं ये गैसों में। लेकिन द्रवों में क्या होता है, अणु नजदीक नजदीक होते हैं, इसलिए अगर एक अणु इससे टकरा रहा है तो इसके बीच में और कोई दूसरा अणु आ जाता है तो बाधा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार द्रव के धीमे विसरण का कारण भी ये स्पष्ट हो गया कि जो अणु जितना ज्यादा टकराता है आसपास के अणुओं से, उसमें विसरण की घटना ज्यादा होता है, और जिसमें अणु ज्यादा नहीं टकराता है उसमें विसरण की घटना उतना ही कम होता है। यदि हम ये मान के चलें कि द्रव में अणुओं के मध्य आकर्षण होता है तो उन्हें आपस में बांधे रखने में सक्षम होता है। ये आकर्षण बल विसरण की गति को धीमा कर देता है। आकर्षण का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक अणु दूसरे अणु से जाके चिपक गया तो क्या होगा, चिपक गया मतलब जुड़ गया, अब विसरण नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको फैलना है। अब ये टकराएगा जाके, फिर टकरा के दूसरे तरफ जाएगा, फिर इस अणु से टकराएगा, इससे टकराने के बाद इधर जाएगा टकराने, इस अणु से टकराएगा, मतलब टकराएगा तभी विसरण की घटना होगा। और द्रवों में ये गुण गैसों की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो ये हो गया विसरण की घटना। आगे हम देखते हैं वाष्पीकरण, यानी इसको कहते हैं वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प निकलना। जैसे ये डिब्बा है, पानी भरा हुआ है, अगर गर्म कर रहे हैं तो इसमें से जो वाष्प है वो ऊपर निकलेगा, वाटर के जो गैस है वो ऊपर निकलेगा। तो ये वाष्प जो निकल रहा है इसी घटना को बोलते हैं वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। किसी लिक्विड को
खुले पात्र में यदि रखेंगे तो धूप का रोशनी आएगा, और 1 महीना 2 महीना तक अगर रहा वो धूप में तो जो वाटर इसके अंदर भरा था वो वाष्पित हो जाएगा, यानी गैस बन के उड़ जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में लिक्विड के अणु लिक्विड की सतह से निकलकर ऊपर जाते हैं। जैसा कि मैं बताया हूं, लिक्विड जो होता है अगर इस पात्र में जमा है तो जो नीचे के अणु हैं, सूर्य के प्रकाश जैसे जैसे इस पर आता है तो नीचे के अणु ऊपर जाते हैं और तली पर जाके जमा होते हैं और फिर गैस बन के ऊपर उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये वाष्पीकरण की घटना में यद्यपि द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, लिक्विड जो होता है, एक अणु है दूसरा अणु है, इसके बीच में जो आकर्षण होता है वो ज्यादा होता है। ये क्रिया होती है आकर्षण की। लिक्विड के अणु लगातार गति में होते हैं और इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी फिर बढ़ती जाती है। अगर टेम्परेचर स्थिर हो, यदि टेम्परेचर रुका हुआ हो, मान के चलते हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस तक है तो ये टेम्परेचर स्थिर है। इतने स्थिर ताप पर द्रव की जो औसत गतिज ऊर्जा का मान है वो भी निश्चित होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो भी निश्चित होगा। लेकिन लिक्विड के सभी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो समान नहीं होता है। अगर लिक्विड का एक अणु की गतिज ऊर्जा 5 है मान के चलो, तो दूसरे अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो हो सकता है 10 हो। क्यों? क्योंकि एक अणु जिस गति से दूसरे से टकरा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उस अणु का दूसरा अणु भी उतने ही गति से जाके दूसरे अणु से टकराएगा। इसकी गति कुछ और होगा तो इसकी गति कुछ और होगा, सबका समान नहीं होगा। इसलिए गति समान नहीं तो उसकी ऊर्जा भी समान नहीं, इसलिए गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। गैसों के समान द्रव में भी ये वाष्पीकरण तो होता ही है। गतिज ऊर्जा का मान आकर्षण शक्ति से अधिक होना चाहिए और होता भी है, जिससे जो द्रव है उसके अणु द्रव की सतह से ऊपर निकल जाए। यदि ताप स्थिर हो तो शेष द्रव में आणविक ऊर्जाओं का जो वितरण है वो समान रहेगा, वही रहेगा। अधिक ऊर्जा वाला जो अंश है द्रव से निकल करके वाष्प में बदल जाता है, जैसे कि ये है। इसके पानी के सतह के ऊपर में जो द्रव के अणु हैं उसकी ऊर्जा अधिक होती है, एनर्जी हाई होती है, इसलिए वो गैस बन के उड़ जाता है। और जो नीचे तली में जो द्रव के अणु है उसकी ऊर्जा लो होती है, इसलिए वो शीघ्रता पूर्वक वाष्प में नहीं बदलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी ऊर्जा बढ़ती है ये सतह पर आना शुरू होते हैं और सतह पर इसकी ऊर्जा अधिक हो जाने से गैस बन जाता है। ये तब जाकर के वाष्पीकरण होता है। तो द्रव की सतह से निकलने वाले अणुओं की संख्या अंतराणुक आकर्षण बल पर निर्भर करता है कि कितने अणु वाष्प बन के बाहर निकलेगा, वो आकर्षण बल पर निर्भर करेगा। अणुओं के बीच में जो अणु है उसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है उस पर निर्भर करेगा कि कितने अणु जो है गैस बन के उड़ेगा। जब अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, प्रबल होता है,
यानी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो बहुत ज्यादा बल है आकर्षण करने वाला। तो आकर्षण ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब गैस बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगा। कम अणु गैस बन के यानी वाष्पित होगा, कम अणु वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि द्रव की जो वाष्पशीलता है द्रव में अंतरणु बल की प्रबलता को दर्शाती है। अगर कोई अणु जल्दी वाष्पित नहीं हो रहा है इसका मतलब अणु ज्यादा प्रबल है, आकर्षण बल ज्यादा प्रबल है। जैसे कि इसके लिए हम एक चीज लेके चलते हैं। एक पात्र है, इस पात्र में द्रव भर देते हैं। तो ये भरा गया द्रव हमारा द्रव है, ये लिक्विड कोई भी। तो प्रारंभिक अवस्था में जब हम देखते हैं तो गैस निकलता है, वाष्पित होता है और ढक्कन बंद पात्र है, बंद पात्र है, ये खुला पात्र नहीं है, बंद पात्र है। तो जैसे ही ये वाष्पित होगा और तो निर्वात कहने का मतलब ये है कि कुछ ना होना, गैस भी ना होना। आधे हिस्से में यदि पानी है और आधे हिस्से में कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, तो क्या होगा? जैसे जैसे धूप आएगा इसके ऊपर, एक दूसरा पात्र भी ले लिए हैं, इसमें भी पानी भर दिया गया है। ये पानी भरा रहा है, इसमें थोड़ा गाढ़ा पानी भर दे रहे हैं, लिक्विड है, दिखाई दे रहा है, तो ये द्रव है। तो अब ये जो ऊपर का तीर का निशान दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वाष्प जो है ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये आ गया वाष्प, ऊपर जमा हो गया वाष्प। तो देखो अधिक मात्रा में नीचे से द्रव वाष्प बन के ऊपर गया और फिर वाष्प के कुछ हिस्से पानी बन के नीचे आया। कुछ हिस्से मतलब 3 हिस्से अधिक मात्रा में ऊपर गया और बहुत कम मात्रा में वाष्प जो है पानी बन के नीचे आया। और एक तीसरा कंडीशन और ले लेते हैं, तीसरा पात्र और ले लेते हैं जिसमें भी द्रव भर देते हैं आधे हिस्से में। ये द्रव भरा रहा है हमारा। तो जब द्रव भर जाएगा, ये द्रव है, अब देख रहे हैं इसके जितने हिस्से ऊपर वाष्प बन के जाएंगे उतने ही हिस्से, जैसे 4 हिस्से द्रव के वाष्प बने ढक्कन में जाके इकट्ठा हुए और उतने ही हिस्से जो है नीचे की ओर पानी बन के आ गए। तो इसको साम्यावस्था कहेंगे। जितना हिस्सा द्रव का वाष्प बन के ढक्कन में एकत्र हुआ उतने ही हिस्से वाष्प से पानी बन के टपक करके नीचे फिर पानी में जा मिला। मतलब मध्य की ये जो है साम्य अवस्था मतलब समान अवस्था। जितना वाष्प बना उतना फिर से पानी बन गया, तो इसको कहेंगे साम्य अवस्था। लेकिन जो बीच की अवस्था है, बीच के पात्र जो दिख रहा है उसमें ज्यादा मात्रा में वाष्प बना और कम मात्रा में पानी बना, तो इसको मध्यावस्था बोलते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं है, द्रव जो है वाष्पित ही नहीं हो रहा है। तो ये हम देख लिए हैं। आज का टॉपिक हमारा था द्रव अवस्था, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे जो अब हम देखेंगे वो पृष्ठ तनाव नाम का टॉपिक हम देखेंगे। तो इसमें और भी गुण हैं जो द्रव में पाए जाते हैं, जैसे वाष्प दाब है, वाष्पीकरण के बाद वाष्प दाब से भी प्रश्न आते हैं। क्वथनांक है, गलनांक है, ये आगे मैं बताऊंगा क्या होता है।
और हमारा जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है पृष्ठ तनाव, वो हम करेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। और जो भी स्टूडेंट इस हमारे वीडियो को, ये एनिमेशन वीडियो है, तो इसे जो देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे वीडियो जो है आप तक यदि पहुंचता है तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि वीडियो आ गया है और देखना चाहिए। आप क्लास कोई भी हो, लेकिन नॉलेज यहीं से लो। यहाँ पर डिटेल में बताया जाता है हर टॉपिक को। जो भी टॉपिक है वो यूट्यूब में सर्च करिए बाय जेके सर करके, हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा।